Good morning, student. Today we will discuss about the TOE worksheet number 39 कार्बन और उसके यौगिक। सभी बच्चों को कॉपी और पेन लेकर बैठना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करना है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 39 कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें कार्बन और उसके यौगिक वर्कशीट नंबर 39। सबसे पहले इसमें आपको किसके बारे में बताया गया है? इस वर्कशीट में फर्स्टली आपको बताया गया है संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में। सबसे पहले आपको संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया कि जैसे कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ आबंधित होते हैं तथा इनमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं और नहीं भी। ये हाइड्रोकार्बन दो वर्गों में वर्गीकृत रहते हैं, संतृप्त व असंतृप्त, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन एंड डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, जिसे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में से याद रखना हो तो सिंगल और डबल बॉन्ड वाले यानी एकल आबंध वाले और डबल एंड ट्रिपल वाले। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं कि किसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको बताया गया है हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार में संतृप्त और असंतृप्त, सिंपल ये आप समझ सकते हैं। पहले तो आपको ये समझिए कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन, जो यौगिक कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर आप इन्हें अलग देखेंगे हाइड्रोजन से हाइड्रो और कार्बन से कार्बो, तो ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बने होते हैं वो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। तो ये है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कई बच्चों को नहीं पता होता हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन समझने के बाद हमें अब ये देखना है कि कितने तरीके के हाइड्रोकार्बन हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध में, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है उनमें जो बॉन्ड होगा वो एकल आबंध का होगा। कैसा होगा? एकल, यानी जिसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। जबकि आप देख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसका जस्ट अपोजिट है। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर द्वि या त्रि आबंध द्वारा आबंधित होते हैं, ये संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। यानी जो असंतृप्त वाले हैं वो संतृप्त के मुकाबले ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और इसमें आपके कौन से आएंगे? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर द्वि या त्रि आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो आबंध होगा वो या तो डबल बॉन्ड का होगा या वो ट्रिपल बॉन्ड, यानी द्वि आबंध या त्रि आबंध। तो इस तरीके के जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारे क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद इसमें जो आता है आपका वो अल्केन आता है, और इसमें एल्कीन और एल्काइन आता है। इनका फॉर्मूला होता है, एल्केन जो है आपका वो CnH2n+2। इसका मतलब क्या है? और अगला जो है इसमें CnH2n, ये हमारे असंतृप्त में है, और CnH2n-2 ये भी हमारा असंतृप्त है। यानी असंतृप्त में हमारे दो आएंगे, असंतृप्त में हमारा एक आएगा। इसका मतलब क्या है? n जो होता है, n का मतलब होता है परमाणुओं की संख्या। n होता है हमारा परमाणु की संख्या, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो n की जगह जैसे मान लीजिए आप n की जगह रखते हैं 1, तो असंतृप्त का ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें C1H2+2, 2n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा? CH4। तो संतृप्त का सबसे पहला जो उदाहरण हो गया वो CH4, यानी एन। इसमें साउंड किसकी आती है? एन की, ठीक है। और इसमें आती है ईन की और आइन की असंतृप्त में। ये इनके डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद उदाहरण में आप देख ही सकते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरीके से चलता जाता है। जिसमें 1 कार्बन होते हैं वो मीथ होता है, जिसमें 2 होते हैं वो ईथ होता है, जिसमें 3 होते हैं वो प्रोप होता है, जिसमें 4 होते हैं वो ब्यूट होता है। ये जो
मीथ ईथ प्रो ब्यूट वाली जो सीरीज़ है वो दोनों के लिए सेम होती है, बस इसमें हम आगे चेंज करते जाते हैं। जैसे अगर हम संतृप्त की बात करें तो मीथेन, और जबकि हम उसकी बात करें तो उसमें आ जाएगा मीथीन या ईथीन। मीथीन नहीं बनेगा, ईथीन पहला उनका बनेगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद इसमें इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मीथेन जो है वो हमारा होता है CH4। अब इसकी हमें मान लीजिए एक तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है और एक सिंपल संरचना होती है साधारण। साधारण तो इजी होती है, साधारण में कुछ नहीं करना आपको, साधारण सिंपल होती है। साधारण में आप क्या करना है, जैसे C है उसको 4 हाइड्रोजन से जोड़ देने, ठीक है। और आपको याद रखना है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 ही होनी चाहिए। जैसे 1 2 और 3 और 4, ये 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब आपने गलत बनाया अगर 4 से ये ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो C लेंगे। कार्बन के जो बाहरी कोश में वो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन का जो बाहरी शेल होता है उसमें एक, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन। तो अब इसको क्या करेगा, ये सबसे पहले अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन चारों की शेयरिंग कर लेगा। इसको 8 मिल जाएंगे कार्बन को। ये कैसे बनाएंगे, ये 2 ले लेंगे, ये भी 2 ले लेंगे, ये भी 2 ले लेंगे और ये भी 2 ले लेंगे। तो इनके बीच में अगर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा लंबी वर्कशीट है तो इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। बाकी आप स्टूडेंट्स को अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं कहाँ आपको प्रॉब्लम है। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है चारों तरफ से या 3 तरफ से या 2 तरफ से, तो सिंगल आमन यानी एकल आबंध इसमें लगेगा। इसी तरीके से जब हम असंतृप्त की बात करेंगे तो असंतृप्त में हमारा जो है ईथीन और प्रोपीन एल्कीन के लिए और इथाइन और प्रोपाइन एल्काइन के लिए। और इसमें कौन आता है, इसमें आपका आता है डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी इसमें भी कार्बन की वैलेंसी 4 ही पूरी करनी है, संयोजकता 4 ही रहेगी लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपको जो है इसकी साधारण संरचना बनानी है ईथीन की, C2H4 है। तो C2H4 के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप एक कार्बन लेंगे, एक दूसरा कार्बन लेंगे। अब देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। तो ये तो 4 हो रही है, लेकिन हमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध देना पड़ेगा क्योंकि ये एल्कीन की बात हो रही है। तो अब आप देखिए 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो 5 हो रहा है, इसका मतलब ये आपने एक हाइड्रोजन जो है ये वाला ये नहीं लगाना है, ये गलत लगाया है। ऐसे ही आपको 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाने होंगे, बहुत से बच्चे गलत करते हैं। तो अगर 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाए तो ये नहीं लगाना है, ये वाले नहीं लेंगे। 1 2 3 4 संयोजकता 4 ही रखनी है। तो ये साधारण संरचना हो गई आपकी एथीन की यानी एल्कीन की। ऐसी एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप सभी बच्चों को ध्यान से इसमें करनी है। जैसे मैंने मीथेन की बताई ऐसे ही इथेन की बनेगी, ऐसे ही सभी की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी और ये एग्जाम में आती है। चलिए स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं श्रृंखला के बारे में। श्रृंखलाएं, शाखाएं, वलय, ये सब चीज़ें आपको बता रहा है। श्रृंखलाएं, इसमें देखिए श्रृंखलाएं में क्या है, क्रमशः 1 2 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बन यौगिक मीथेन इथेन और प्रोपेन है। 4 कार्बन परमाणु से बने ब्यूटेन कंकाल बनाए तो विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। वलय में कह रहा है कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में अवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। वलय का मतलब होता है, ये जो वलय वाला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। वलय का मतलब है जब हम कार्बन 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 को जोड़ते चले जाएं तो कुछ ऐसी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यानी बन एकदम सर्कुलर टाइप का, आपका कोई रिंग या सर्कुलर टाइप का एक स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसे हम वलय कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं C6H12, जैसे आप देख सकते हैं इसमें C6H12 के बारे में अगर ये बात करता है तो ये वलय है और इसकी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आपकी बनी हुई है। बेंजीन की ये आती है पेपर में, तो ये आप इसको ज़रूर देखें। उसके बाद हम बात करते हैं
प्रक्रियात्मक समूह के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक ही वर्कशीट के अंदर इतने टॉपिक दे दिए इंपॉर्टेंट, तो आप इस वर्कशीट को ज़्यादा अच्छे से करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको इस वर्कशीट में थोड़ा छोटा नज़र आ रहा होगा तो आप अपनी वर्कशीट में भी उस चीज़ को पढ़ें, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रक्रियात्मक समूह होते क्या हैं? क्योंकि प्रक्रियात्मक समूह वो होते हैं जो किसी भी जो भी कार्बन यानी जो भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे मीथेन है, हम मीथेन की बात करते हैं, ये अकेला मीथेन है, लेकिन इसके साथ अगर हम कोई प्रक्रियात्मक समूह लगा दें, प्रक्रियात्मक समूह का मतलब ये है कि अगर हम इसमें कोई ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रक्रियात्मक समूह, नाइट्रोजन से रिलेटेड या कोई सल्फर से रिलेटेड प्रक्रियात्मक समूह लगा दें तो इसका नाम जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इसके अंदर कुछ गुण आ जाएंगे। यानी ये एक तरीके से अभी मीथेन है, जब हम इसके साथ प्लस में प्रक्रियात्मक समूह ऐड कर देंगे तो इसके गुणों में वृद्धि हो जाएगी, यानी इसके गुण और चेंज हो जाएंगे। कैसे, वो हम देखते हैं। जैसे कि आपको ये टेबल दिख रही होगी, इसमें थोड़ा साफ नज़र नहीं आ रहा तो आप इसमें बुक में भी देख सकते हैं, बुक में ये टेबल बनी हुई है एज इट इज। तो Cl और Br उसके लिए हम लिखते हैं हेलो या ब्रोमो या क्लोरो, जो भी लिखते हैं हम इसको। ऑक्सीजन से रिलेटेड आप इसमें देख सकते हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड कौन कौन से प्रक्रियात्मक समूह हैं। एक तो है आपका अल्कोहल, एक होगा आपका पहला है आपका जो ऑक्सीजन से रिलेटेड है उसमें पहला है आपका अल्कोहल, जिसको हम लिखते हैं OH। और दूसरा है आपका एल्डिहाइड, जिसको हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तीसरा है आपका कीटोन, बुक इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, बुक में इसको देख सकते हैं। कीटोन का है सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, 4 ही होनी चाहिए संयोजकता। उसके बाद लास्ट वाला जो है ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसको बोलते हैं C सिंगल बॉन्ड OH। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सभी में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की बात की गई है और ऊपर क्लोरोब्रोमो की बात करी गई है। तो क्या इसमें हमें करना था वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैंने आपको प्रक्रियात्मक समूह बोला था कि जब उसको हम उसके साथ लगा देते हैं तो इनके गुण बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने CH4, अभी तो ये मीथेन है, अब इसके साथ Cl लगा दिया तो अब इसका नाम हो जाएगा मीथेन से क्लोरोब्रोमेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये मीथेन है आपका और इसके साथ हम CH4 के साथ OH लग देते हैं तो OH लगाने से इसका नाम चेंज होगा और ये हो जाएगा मीथेनॉल। तो ये जो इसका नामकरण है वो नामकरण कैसे किया जाता है शायद ये अगली वर्कशीट में आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ प्रक्रियात्मक समूह के बारे में बताया गया और नामकरण शायद इस बार आपके सिलेबस में नहीं भी है, वो पता चलेगा। तो इसके लिए आप इसके नामकरण सीखने से पहले आप जो ये वाली टेबल है ये ज़रूर पढ़ लें कि मीथ में कितने कार्बन होते हैं, ईथ में कितने होते हैं, प्रोप में कितने होते हैं, ये सबके लिए सेम होगा। बस हमें चेंज क्या करना होगा? चेंज करना होगा हमें क्या वो अल्केन का समूह है या वो एल्कीन और एल्काइन का है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आई होगी। मैं आपको क्वेश्चंस के लिए इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं इसके लिए मैं आपको वर्कशीट इसके लिए अलग से आपको आंसर्स भेज दूंगा और आपको अगर कुछ समझ में आए तो दोबारा पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलेंगे अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।